गुड मॉर्निंग प्रिया। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग मैम। एक बार कंफर्म कर दो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया कि नहीं, स्क्रीन शेयर है कि नहीं। है मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन कर रहे थे, देखो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग दोनों मिला के कर रहे हैं ना। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब जो भी पीवी रेशियो कैलकुलेट करने बोला है इस तरह का क्वेश्चन। अभी जो लास्ट क्लास हम लोग कर रहे हैं कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन करे ना करे, ऑफर एक्सेप्ट करे ना करे, ये सब हो जाता है डिसीजन मेकिंग। ये दोनों कंबाइंडली ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे ना मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग का ही होगा। हो गया हम लोग का, बस आज के क्लास के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से शायद हमारा आज होगा, देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर मैम 12 12 तो हो गया था। 12 हो गया था, अच्छा तो 13 से होगा शायद। हाँ 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 से होगा। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर भी देखो ये भी डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। एनएन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज एंड पार्ट्स। तो ये लोग क्या करता है, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज और पार्ट्स जो है ये बनाता है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 2 लाख यूनिट्स। तो ये 2 लाख यूनिट प्रोसेस करने का क्या क्या कॉस्ट हो सकता है उसके बारे में बताया है, ठीक है। क्या बता रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक यूनिट का 375, लेबर कॉस्ट 80, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 16, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 500 लाख। The purchase price of the component is 485. The fixed overhead would continue to be incurred even when the component is bought from outside. तो ये लोग अभी फिलहाल जो कंपोनेंट का बात हो रहा है, ये लोग क्या करता है, ये लोग ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज और पार्ट्स बना रहा है। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चर करके ही बेचता है, तो मैन्युफैक्चर करने का खर्चा भी बता रहा है 2 लाख यूनिट का क्या होता है, ये पर यूनिट का बता रखा है। वैसे ये लोग 2 लाख यूनिट बनाते हैं। अब बोल रहे हैं अगर ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, इसके जगह अगर ये लोग किसी और से खरीद के बेच दे, मतलब ट्रेड करें, मैन्युफैक्चरिंग के बदले अगर ट्रेड करें, तो पूछा जा रहा है कि क्या ये सही रहेगा। जबकि फिक्स्ड ओवरहेड देखो, अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे क्या ये खर्चा लगेगा, मेटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड बोलो। अगर ये लोग खुद से मैन्युफैक्चरिंग का जो काम कर रहा है नहीं करेगा तो ये खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड लग भी सकता है, नहीं लग सकता है, देखते हैं। नॉर्मली लगना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि फिक्स्ड ओवरहेड तब भी लगेगा अगर हम लोग बाहर से भी खरीदते हैं तो, ठीक है। शुड द पार्ट बी मेड और बॉट फ्रॉम आउटसाइड। हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें खुद से बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। कंसीडरिंग दैट द प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज्ड फॉलोइंग ए बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल। बोल रहा है कि प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज्ड फॉलोइंग ए बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल। तो बोल रहा है कि हमें इसका मतलब डिसीजन देने के लिए बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या हमें खुद से खरीदना चाहिए या फिर सॉरी मार्केट से खरीदना चाहिए या खुद से प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम लोग खुद से बनाते हैं तो हमारा खर्चा कितना आता है। 375 प्लस 80 प्लस 16, टोटल खर्चा वेरिएबल खर्चा निकालते हैं, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो वैसे भी लगेगा और अगर प्रोडक्शन करते हैं तो भी लगेगा, बिना प्रोडक्शन करते हैं तो भी लगेगा। तो ये तो कंपेरेबल नहीं हुआ। 500 लाख तो मेरा इनकट होगा ही होगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे प्रोडक्शन बंद रखें। तो प्रोडक्शन अगर बंद रखेंगे तो कितना खर्चा बचा सकते हैं, एक यूनिट पे इतना। तो बोलो कितना खर्चा बच जाएगा। ये तीनों खर्चा नहीं लगेगा तो कितना खर्चा बच जाएगा। 375 प्लस 471 हो रहा है टोटल।
471. गुड मॉर्निंग ज्योति. गुड मॉर्निंग मैम. 471 हो रहा है टोटल. ठीक है. अच्छा, मार्केट से खरीदने से 485 होता है, तो क्या करना चाहिए फिर? खुद ही मार्केट मैन्युफैक्चर करना. मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि अगर बाहर से खरीदेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है, माइनस करने से पता 14. चलता है. हाँ, 14 रुपीज का लॉस हो रहा है. ठीक है, 14 रुपीज का लॉस हो रहा है. 471, हाँ 14 रुपीज का लॉस होगा. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शुड द पार्ट बी मेड और बॉट. तो हम लोग को मेड, ठीक है, मेड वाला डिसीजन लेना चाहिए. कंसिडरिंग दैट द प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज्ड फॉलोइंग ए बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल. मतलब ये लाइन का मतलब है कि अगर हम लोग मार्केट से बाई करते हैं तो उसके जगह पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो प्लेसेस जो है जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है वो जगह आइडल ही रह रहा है. मतलब वहां पर ऑल्टरनेटिवली कुछ नहीं कर रहे हैं. अगर ऑल्टरनेटिवली कुछ नहीं करेंगे तो वो जगह तो खाली पड़ा रहेगा. ठीक है, तो हम लोग अगर प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उसमें हम लोगों का 14 रुपीज का लॉस ही होगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस हाई है. ये लाइन इसीलिए जोड़ दिया है, ये जो लाइन बोला है ना, प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज्ड फॉलोइंग ए बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल, क्योंकि नेक्स्ट बोला है कि अगर हम लोग मार्केट से भी खरीदते हैं और मैन्युफैक्चर नहीं करने के लिए जो जगह खाली रह गया वहां पर अगर रेंट दे देते हैं, रेंट में किसी और मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं आप ये जगह यूज करो, तो क्या होगा? इसीलिए ये पॉइंट बी के लिए पॉइंट ए में ये दे रखा है कि अगर हम लोग खुद से प्रोडक्शन ना करके बाहर से खरीदते हैं और जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है फैक्ट्री का, वो जगह अगर पूरा का पूरा रिमेन आइडल, मतलब वहां पर कोई और काम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग का क्या सिचुएशन होगा? तो अगर हम लोग एडिशनल वहां पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोडक्शन चल रहा था, उसे बंद करके मार्केट से खरीद के देखना चाहते कि सही हो रहा है कि गलत, तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का 14 रुपीज का जो है लॉस दिख रहा है. ठीक है, तो पहले ये आंसर दिखा देते हैं. देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 375 और 80, 375 और 80, 375 80. अच्छा, इसके बाद है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 16, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 16. अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80 प्लस 16 प्लस 375, तो ये हो गया 471. ठीक है. अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो इररेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो लगना ही है. यहाँ पर बोल ही दिया है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन नहीं भी करते, फिक्स्ड कॉस्ट वुड रिमेन कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द कंपोनेंट इज बॉट फ्रॉम द मार्केट या फिर आउटसाइड, जो भी हो. तो यहाँ पर लिखेंगे द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹500 lakh is irrelevant for decision making as it would incur in either case. चाहे प्रोडक्शन करो चाहे बाहर से लो, ये तो इनकर्ड होना ही है. ठीक है, तो पहला डिसीजन, पॉइंट ए का आंसर, द डिसीजन shall be made comparing the marginal cost of making and buying the component here the variable cost of making component
is 471 as compared to buying cost of rupees 485. The component shall be made by using own production facility. As it would save rupees 14 per unit. तो 14 रुपए करके बच जाएंगे अगर हम लोग खुद से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट से खरीदने का 485 लगता है और खुद से बनाने का लगता है यहाँ पर 471। 500 तो इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट वैसे भी इनकट होते रहेगा चाहे मैन्युफैक्चर करे या ना करे। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पॉइंट बी, इन केस द रिलीज्ड कैपेसिटी का मतलब अगर हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम हो रहा था, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये कैपेसिटी जो है क्या है, आइडल पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, स्पेस पूरा खाली है। कैन बी रेंटेड आउट टू अनदर मैन्युफैक्चरर, हम लोग किसी और मैन्युफैक्चरर को बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तो अपना फैक्ट्री का काम बंद कर दिया है क्योंकि हम लोग खुद से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से खरीदना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं लेकिन उसके बदले मुझे रेंट दे दीजिएगा, ठीक है, फॉर 32 लाख, हैविंग गुड डिमांड, ठीक है, डिमांड अच्छा है, 32 लाख से रेंट में ये वाला फैक्ट्री का जगह ले लिया है किसी ने। व्हाट शुड बी द डिसीजन, तो क्या हमें मैन्युफैक्चर करते रहना चाहिए, मतलब क्या हमें रेंट पे ये जगह दे देना चाहिए या मैन्युफैक्चर खुद से करना चाहिए या मार्केट से खरीदना ठीक रहेगा। देखो अगर रेंट पे दे देते हैं, अगर हम लोग किसी को रेंट पे अपना फैक्ट्री दे देते हैं तो हमें तो बाहर से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम लोग रेंट पे नहीं देते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा, हम लोग बाहर से भी खरीद सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। वो ऑप्शन तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि अगर हम लोग अपना जगह रेंट पे नहीं दे रहे हैं और बाहर से खरीद सकते हैं और खुद बना सकते हैं, दो ऑप्शन है, तो बेटर ये खुद से बनाओ, सस्ता पड़ेगा 14 रुपए, ठीक है। और अगर हम लोग अपना जो आइडल जगह है, मैन्युफैक्चर नहीं करने के डिसीजन में जो फैक्ट्री में आइडल जगह हो गया उसको रेंट दे देते हैं, 32 लाख में रेंट में दे दिया। अब हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, अगर रेंट पे दे दिए, अब खुद से तो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। तो क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे लिए मार्केट से खरीदना बेटर रहेगा या फिर हमें मतलब खुद से मैन्युफैक्चर करना चाहिए, रेंट पे वो जगह नहीं देना चाहिए, बताओ क्या डिसीजन होगा, क्या लगता है हम क्या डिसीजन। रेंट पे जगह दे देना चाहिए, क्योंकि अगर खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें 28 लाख का प्रॉफिट होगा, अगर रेंट पे दे देते हैं तो हम लोग को 32 लाख यानी 4 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 28 लाख क्यों, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग बाहर से खरीदते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा कितना पड़ेगा, अगर हम लोग बाहर से खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा 14 रुपए गिरता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना हो गया, अगर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, मैंने लास्ट दिन बोला था कि हमें दो कॉस्ट देखना पड़ता है, एक इंक्रीमेंटल एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है, 14 रुपए, क्योंकि वैसे भी ये जो है, ये दो प्राइस में जो कंपेरिजन है 471 और 485, अगर हम लोग कंपेयर करें तो 14 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है, अगर मार्केट से खरीदेंगे तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 14 रुपए है, 2 लाख यूनिट खरीदना पड़ेगा क्योंकि 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, तो 14 रुपए करके 2 लाख यूनिट यानी 28 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारा हो गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मतलब एक्स्ट्रा इतना खर्चा लगेगा, एक्स्ट्रा इतना 28 लाख का खर्चा होगा। और रेंटल इनकम हम लोग का 32 लाख है, ठीक है, रेंटल इनकम हम लोग का 32 लाख है, तो हमारा एडिशनल इनकम कितना होगा, फिर भी 4 लाख होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, कंपोनेंट को, अगर ऐसा ऑफर है तो हमें कंपोनेंट नहीं बनाना चाहिए, हमें मार्केट से क्या करना चाहिए, खरीदना पड़ेगा, 4 लाख का बेनिफिट होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमें फिर मार्केट से ही खरीदना चाहिए। तो देखो इसका आंसर कैसे होगा, इफ बाय रिलीजिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटी the company can earn a rental income ऑफ 32 लाख, ठीक है। अगर कंपनी अपना जो आइडल जगह है वो रेंट पे दे देगी तो 32 लाख अर्न कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। देन द एडिशनल कॉस्ट
एडिशनल कॉस्ट, अगर रेंट पे दे देंगे तो उस जगह पे खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अगर खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो हमारा खर्चा जो है वो खुद प्रोडक्शन करने के खर्चे से कितना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रेंट पे देने की वजह से 32 लाख का इनकम हो रहा है। अगर हम लोग खुद से प्रोडक्शन करते तो 471 तो लगेगा ही लगेगा। 471 तो हमें किसी भी हालत में खर्चा करना है, चाहे मार्केट से खरीदो चाहे खुद से बनाओ, लेकिन मार्केट से खरीदने से और 14 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट हो रहा है। 471 तो किसी भी हालत में खर्चा होगा ही होगा, तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है वो हमें देखना चाहिए। तो एक्स्ट्रा 14 रुपए लगेगा। अगर हम लोग रेंट पे दे देंगे तो मार्केट से खरीदने के लिए एक्स्ट्रा 14 रुपए ही मानेंगे, क्योंकि 471 तो मैन्युफैक्चर करने से भी होगा, तो 485 पूरा नहीं मानना है। हम लोग ये देखेंगे कि हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है, 14 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड and the rental income from releasing the capacity shall be compared দিদি একটু দেখাও। হয়ে গেছে। shall be compared for making decision। तो रेंटल इनकम कितना आ रहा है, अगर हम लोग ये पूरा जगह रेंट पे दे देंगे तो हमारा टोटल 32 लाख का अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग रेंट पे दे देंगे तो उस केस में हमें मार्केट से परचेस करना पड़ेगा, और मार्केट से परचेस करने से एडिशनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 14 रुपीज। 14 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी तो ऐसे भी लग रहा है, ठीक है। 2 लाख यूनिट इंटू 14 तो 28 लाख का हमारा एक्स्ट्रा कैश आउटफ्लो होगा, लेकिन अर्निंग फिर भी 32 लाख आ रहा है। तो डिफरेंस जो है एडिशनल इनकम बोल के लिख देते हैं, एडिशनल इनकम ये हो जाएगा 4 लाख, एडिशनल इनकम हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब द कंपोनेंट शुड बी bought from outside as it would save the company ₹4 lakh इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि रेंटल इनकम एक फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये तो आते ही रहेगा। 4 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर हम लोग मार्केट से भी खरीदते हैं तो 14 रुपए मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्शन करेंगे तो 471 ना कितना था वो तो मुझे ऐसे भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 रुपए का मेरा एक्स्ट्रा जो खर्चा लग रहा है वो पे करने के बाद भी मेरे पास 4 लाख रुपए रह जाएगा, अगर रेंटल में मुझे 32 लाख मिलता है तो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन 14, लेकिन उसके लिए हमें एक बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। कोई एक ऑप्शन को अवेल करने के लिए अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन छोड़ देते हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। जैसे देखो, हम लोग प्रोफेशनल कोर्स जो तुम लोग कर रहे हो इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है, कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या कर सकते हो। तो एक ऑप्शन रहता है जॉब कर सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन रहता है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन रह सकता है हमारे जैसे टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन रहता है बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा ऑप्शन रहता है। अब हर एक ऑप्शन का अलग अलग अर्निंग रहता है, ठीक है। सपोज मान लो कि जॉब का है 12 लाख, ठीक है। प्रैक्टिस का है सपोज 8 लाख, ठीक है। टीचिंग का है सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस का है सपोज 20 लाख, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, ये मान लेते हैं प्रॉफिट होता है, ये मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, तो अब अगर कोई मान लो कि अगर कोई जैसे मेरा ही सोच लो, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में है तो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या है,
कितना कितना है अपॉर्चुनिटी लॉस? 12 लाख, 8 लाख या 20 लाख? मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना है? मेरे पास ये सारा ऑल्टरनेटिव भी था। जैसे तुम लोग एफएम में पढ़ रहे होगे तो एफएम में जब सर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है, कि हम ये पैसा बैंक में नहीं रखते, बिजनेस में लगाते तो मेरा इतना रिटर्न होता, मेरा इतना रिटर्न जो है अपॉर्चुनिटी लॉस है। वैसे ही यहाँ पर अगर मान लो कोई टीचिंग प्रोफेशन में है तो उसका अपॉर्चुनिटी लॉस कौन सा होगा? ये तीनों में से क्या लगता है कौन सा इनकम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा? जॉब वाला, बिजनेस वाला 20 लाख। हाँ, मैक्सिमम वाला हमेशा, ठीक है। 20 लाख मैक्सिमम मुझे क्या मिल सकता था? अगर हम इसमें जाते तो मैक्सिमम मुझे 20 लाख मिल सकता था, तो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया 20 लाख, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस 20 लाख। अगर मान लो हम बिजनेस करते, ठीक है, अगर मान लो हम बिजनेस कर रहे होते तो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होता? ये कौन सा हो गया? ये टीचिंग के केस में मैंने बताया, ठीक है। अगर मान लो हम बिजनेस कर रहे थे, जो सब, हाँ बोलो और एक बार बोलो। मैम फिर लॉस कैसे होता? हाँ, लॉस तो होगा ना, जो नहीं मिल रहा है वो तो लॉस है ही। अच्छा, फिर जॉब से कंपेयर करेंगे। हाँ, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लॉस तो है। हाँ, अगर बोलो तो इसमें 20 लाख कमा रहे तो 12 लाख के हिसाब से देखे तो लॉस नहीं है, फिर भी हम, मेरे पास ऑल्टरनेटिव तो था, तो नेक्स्ट बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव था वही मेरा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा, यानी कि 12 लाख। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे कॉमर्स के अलावा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या रहता है पढ़ाई में? साइंस रहता है, आर्ट्स रहता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे प्रोफेशनल कोर्स में सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, ठीक है। इस तरह से तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास हमेशा है। जैसे एफएम में तुम लोग देख रहे हो, पैसा कहाँ कहाँ हम लोग रख सकते हैं? पैसा को शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में एफडी कर सकते हो, और किसी जगह पे कर सकते हो, बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जहां पर कर रहे हैं तो वो तो हम लोग अवेल कर रहे हैं, बाकी जो अवेल नहीं कर रहे हैं वही हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मैक्सिमम वाला ही अवेल, अगर हम लोग 5 लाख अवेल कर रहे थे जो लोअर था, तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या है। और अगर हम लोग मैक्सिमम वाला ही कर रहे हैं तब भी अगर पूछा जाए तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या है, देन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो हम लोगों का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसी बेसिस पे है, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है शायद, हाँ। ये देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। यही पूछा है कि हर एक प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। बोल रहे हैं कि एक कंपनी कैन मेक एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट XYZ इन ए ईयर। एक साल में ये 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो ऑप्शंस जो भी चूज करना है ईयर के स्टार्टिंग में ही चूज करना है, या तो X या तो Y या तो Z, ठीक है। जैसे 12 के बाद ही, सॉरी 10 के बाद ही चूज करना पड़ेगा, चाहे आर्ट्स पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे कॉमर्स पढ़ो, उसी तरह से बोल रहे हैं कि ईयर के स्टार्टिंग में ही चूज करना है XYZ में से कौन सा बनाना है। Relevant informations about the product for the next year is given below. Relevant information दे दिया, selling price per unit, variable cost per unit, market demand और production capacity, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा ये बोलने के लिए बोला है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होगा कि जो कॉस्ट हम लोग नहीं एवेल कर रहे, मतलब जो हम लोग लॉस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज अगर मान लेते हैं एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होगा कि हम लोग YZ नहीं बना सकते। अब YZ में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। अगर हम लोग Y प्रोडक्ट बनाएंगे तो X और Z में जो मैक्सिमम होगा वही हम लोगों का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा। और जो Z प्रोडक्ट बनाएंगे तो X और Y में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करें? जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया वहां पर तो मैंने दिखा दिया कि कौन से प्रोफेशन में कैसा प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देख के पता करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट में कितना, क्या कैलकुलेट करेंगे बोलो, कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट तो फिक्स्ड कॉस्ट लग जाएगा ना, फिर उसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो पर यूनिट में नहीं कैलकुलेट होता है, तो किससे कंपेयर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन ना,
प्रॉफिट अगर नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग तो ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन, अगर फिक्स्ड कॉस्ट से नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सभी के लिए 30,000, ये तो पर यूनिट नहीं है कि हम लोग कंपेयर कर ले, तो हमें कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है, वही वाला प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए। अब हमें ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा कि एक्स बना रहे हैं तो वाई जेड में कौन सा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, वाई बना रहे हैं तो एक्स जेड में कौन सा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, जेड बनाएंगे तो एक्स वाई में कौन सा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, तो यहां पर करके दिखाते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 14, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स वाई और जेड, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके होगा। तो सेल्स कितना है 10 माइनस 6, पहला है 10 माइनस 6 यानी ₹4, 12 माइनस 9 12 माइनस 7, 12 माइनस 9 12 माइनस 7, 3 5, ठीक है, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट निकल गया, अब हमें देखना चाहिए कि यूनिट कितना ले, ठीक है, यूनिट कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स का मार्केट डिमांड है 3000 बट प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000, तो बोलो हम लोग कितना यूनिट एक्स बना सकते हैं। सोचो, मार्केट में एक्स का डिमांड 3000, 2000 ही, क्योंकि मेरे पास जो मशीन है उससे 2000 यूनिट ही बन सकता है, तो मार्केट में 3000 डिमांड है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो 2000 यूनिट ही बना पाएंगे, तो हमें कितना बनाना पड़ेगा 2000, इसका 2000 यूनिट बना सकते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतना बना सकते हैं, ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं, यूनिट्स लिखते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस्ड और ये तो यहाँ पर लैंग्वेज दे रखा है ना, तो फिर सिमिलर हो जाएगा, मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा हाँ, प्रोड्यूस लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड इतना प्रोड्यूस्ड करेंगे। अच्छा, फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पर y का क्या बोल रहा है, 2000 मार्केट में डिमांड है, 3000 बना सकते हैं, तो कितना बनाना चाहिए। सोचो, कैपेसिटी 3000 है बट मार्केट में तो प्रोडक्ट का 2000 ही डिमांड है, तो कितना बनाना चाहिए 2000 2000, 2000 ही बनाएंगे, क्यों एक्स्ट्रा बनाएंगे, 2000 ही बनाएंगे, हमें उतना चाहिए ही नहीं, मार्केट डिमांड है ही नहीं उतना। अच्छा, और 1000 मार्केट डिमांड है, 900 प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कितना बना सकेंगे 900 900, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक डेटा मिलेगा, मतलब एक रिलेशन मिलेगा, क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी और मार्केट डिमांड और कैपेसिटी विच एवर इज लोअर। देखो, मार्केट डिमांड और कैपेसिटी विच एवर इज लोअर, 2000 2900, यही हम लोगों ने लिखा है ना। तो हमेशा क्या लेना चाहिए, मतलब ये तो रूल्स हो गया, लेकिन क्यों हो रहा है वो तो हम लोग पढ़ के समझ पा रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है बट डिमांड उतना नहीं है, तो डिमांड जितना है उतना बनाओ, और अगर डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी तक ही लिमिटेड रह पाएंगे, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी और मार्केट डिमांड विच एवर इज लोअर, मार्केट डिमांड विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वही हमारे लिए सूटेबल होगा, ठीक है। तो इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग निकाल लेंगे पॉसिबल कंट्रीब्यूशन, तो अगर इतना प्रोडक्शन करना पड़े तो पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पॉसिबल कंट्रीब्यूशन यानी टोटल निकालना चाहते हैं, वैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकल गया है, पॉसिबल टोटल कंट्रीब्यूशन 1 into 2 करके मिल जाएगा, तो 4 into 2000 कितना हो गया 8000, 8000, हाँ 3 into 2000 6000, 6, और 5 into 900 45, 4500, हाँ। अब हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वही होता है जितना हम लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखवा देंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने समझा है उसको हम लिखवा देंगे, यहाँ पर पहले लिखवा देते हैं, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मैक्सिमम
पॉसिबल, जैसे वहां पर प्रॉफिट लॉस देख रहे थे तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट या फॉरगोन, कंट्रीब्यूशन फॉरगोन बाय नॉट प्रोड्यूसिंग the alternative product। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हम लोग एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या हो जाएगा? अगर मान लो एक्स बनाते हैं, मतलब पहला मेरा एक्स ही लिखा हुआ है, देखो पहला एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कितना होगा? वाई या जेड नहीं 6000। बनाएंगे। हाँ बोलो। तो उससे नेक्स्ट पॉसिबल तो 6000 था ना। 6000 जो नेक्स्ट हाईएस्ट है ना दोनों में से। अच्छा वाई बनाएंगे तो एक्स और जेड नहीं बना सकते, तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कितना होगा? 8000 या 4500? अगर वाई बनाएंगे तो हम 4500 ना उससे 8000 ना, जो मैक्सिमम 8000 ये मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। अच्छा अगर जेड बनाएंगे तो 4500 ये वाला बना रहे तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कितना हो जाएगा? 8000। 8000। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, यहाँ पर मैंने वो बोला था, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन कब आया? जब हम लोग तो नेक्स्ट हाईएस्ट वाला देख रहे हैं ना, अगर बिजनेस देखेंगे तो नेक्स्ट हाईएस्ट वाला, तो यहाँ पर भी हम लोग हाईएस्ट वाला ही देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कैसे चूज किया थोड़ा सा लिखवा देते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। दैट इज इफ प्रोडक्ट कैसे कंपेयर किया वो लिखवा देते हैं, अगर भूल जाओगे तो ये पढ़ने से समझ में आ जाएगा। इफ प्रोडक्ट एक्स इज प्रोड्यूस्ड then opportunity cost will be the maximum of रुपीज 6000 फ्रॉम y, ये देखो y का 6000 और z का 4000 एंड रुपीज 4500 फ्रॉम z। ठीक है, जो मैक्सिमम होगा दैट इज रुपीज 6000। इस तरह से कंपेयर करना चाहिए जो हाईएस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। अच्छा तो इसके इसके साथ साथ हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ लिए। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थियोरेटिकली कभी कभी आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, MK Limited manufactures and sells a single product X whose selling price is 40 unit and variable cost is 16 per unit। ठीक है, अच्छा तो ये मार्जिनल कॉस्ट जैसा ही क्वेश्चन है। देखो कि यहाँ पर मतलब इसके पहले वाला जो हम लोगों ने किया ना अभी दो क्वेश्चन जो आज स्टार्टिंग में, वो डिसीजन मेकिंग का हो गया, डिसीजन लेना पड़ा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखो बोल रहा है कि 40 रुपए सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 60। इफ द फिक्स्ड कॉस्ट 4,80,000 फॉर द ईयर एंड द एनुअल सेल्स आर 60%, 60% annual sales are at 60% margin of safety। अच्छा annual sales are 60% of margin of safety, calculate the rate of net return on sale assuming an income tax level 40%। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका मतलब बता सकते हो 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% हुआ कि नहीं? सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जो सेल हो रहा है 60% का मतलब क्या होता है? सीधा सा बात है 60/100। 60% किस चीज का बोला है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 60 हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो नीचे 100 क्या मानेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल कैसे सेल्स। निकाल? टोटल सेल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टोटल सेल्स का 60% है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स, रिटर्न ऑन सेल्स निकालने के लिए बोला है परसेंटेज में, एज्यूमिंग टैक्स जो है वो 40% है। तो कैसे कैलकुलेट होगा रिटर्न ऑन सेल? कैसे कैलकुलेट होगा रिटर्न ऑन सेल का? पहले सोचो कैसे कैलकुलेट होगा रिटर्न ऑन सेल। मतलब नेट रिटर्न, नेट रिटर्न, नेट रिटर्न मतलब क्या? नेट रिटर्न मतलब बता सकते हो? सेल्स, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने से क्या आता है? ये एफएम का पार्ट हो जा रहा है, बोलो। प्रॉफिट।
और प्रॉफिट से टैक्स लेस कर देंगे, अभी तक टैक्स नहीं था क्वेश्चन में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, पीबीटी है, प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर। आफ्टर हाँ, तो क्या इसे नेट रिटर्न नहीं बोल सकते, जो प्रॉफिट आफ्टर Yes. टैक्स है वही तो नेट रिटर्न है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट रिटर्न डिवाइडेड बाय कितना लगा है, सेल्स का रिटर्न चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स इंटू 100, क्योंकि रिटर्न में आंसर पूछा है तो इंटू 100। ठीक है, तो हम लोग को सेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो देखो इस क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, हमें नेट रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सेल्स निकलेगा तो बाकी तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या कैलकुलेट करें, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। तो दो चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों ही नहीं है, एक तो सेल्स और एक नेट रिटर्न। ठीक है, अच्छा अब हम लोग सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है। तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटेड विद एक्चुअल सेल्स ना, एक्चुअल सेल्स से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, तो हम लोग को तो एक्चुअल सेल्स चाहिए। तो हम लोग ये डेटा से क्या कर सकते हैं, ये जो 60% डेटा गिवन है इससे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल सेल्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो भी फॉर्मूला में पता है उसको यूज करके हम लोग देखते हैं कि कैसे करके आंसर आ जाएगा। पहले निकालेंगे यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट, ये निकल जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी यूज कर पाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि गिवन है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैंने पॉइंट लिखा है, हाँ पॉइंट मतलब यूनिट में आंसर आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था देखो 4,80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा ना 40 माइनस 16 करके, तो यहाँ पर 4,80,000। मैम सेल्स 20 लाख है क्या? सेल्स 20,000 यूनिट होगा ना, ओ एक्चुअल सेल्स बोल रहे हो, यस मैम। हाँ 20 लाख है। अच्छा 40 माइनस 16, 4,80,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 24 रुपीज 24 पर यूनिट, तो यहाँ पर डिवाइड करने से आ जाएगा 20,000 यूनिट। ठीक है, ये हो गया 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ये रुपीज में आ गया। ठीक है, अच्छा अब ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी तो पता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, ये ब्रेक इवन सेल्स है। अच्छा एक्चुअल सेल्स भी तो चाहिए, ब्रेक इवन सेल्स है। ठीक है, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दे रखा है 60%, है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है, एमओएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इक्वल टू 60/100, मैंने इंटू 100 नहीं किया क्योंकि या तो 60/100 लिख लो या फिर यहाँ पर 100 दिखा दो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इक्वल टू 60/100। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअल सेल्स का नहीं पता, वही ढूंढना है। ब्रेक इवन सेल्स हमें पता है 20,000 यूनिट में है, सेल्स कितना हो जाएगा, बीईएस कितना हो जाएगा 20,000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट लगा दो 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये रुपीस में आंसर आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 20,000 यूनिट से करेंगे तो एक्चुअल सेल्स का यूनिट पता चल जाएगा, वैसे भी होगा। वो तो हम 8 लाख डायरेक्ट पीवी रेशियो लगा देंगे तब भी तो 8 लाख डायरेक्ट आ जाएगा और दोबारा मल्टीप्लाई करने का झंझट ही नहीं होगा, कहाँ पर पीवी रेशियो, क्योंकि मैम वो सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो वहां से ओ अच्छा कंट्रीब्यूशन। ये यहाँ पर यस मैम डायरेक्ट पीवी रेशियो निकाल देंगे तो डायरेक्ट 8 लाख आ जाएगा। हाँ डायरेक्ट 8 लाख आ जाएगा, हाँ वो भी सही है। यहाँ पर और यूनिट नहीं निकाल के भी हम लोग कर सकते थे, हाँ ठीक है वो भी हो जाएगा। हाँ तब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो डायरेक्ट 8 लाख आ जाएगा। ये वाला करो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करना यस, चाहिए। और मैम ये भी तो कर सकते हैं, जब हम एमओएस दे रखा है 60% तो बीईपी 40% होगा, डायरेक्ट अगर 40% लगा दे तो टोटल सेल्स तो ऐसे ही आ जाएगा फिर। अच्छा हाँ वो भी होगा। हाँ एमओएस अगर दे रखा है 60% तो पीवी रेशियो 40%, यहाँ से सेल निकल जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेल्स निकाल सकते हैं, इस तरह से सेल्स हो जाएगा 20 20 लाख, लाख। 20 लाख आ जाएगा। हाँ ये भी यूज करके कर सकते हैं, इसमें भी 20 लाख आ जाएगा। अच्छा चलो ये लिख लिया है तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 10 एक्चुअल सेल्स माइनस 6 AS, तो ये उधर चला जाएगा, तो 4 AS इक्वल टू 80 लाख, AS इक्वल टू 20 लाख।
ये और ये शॉर्टकट जाता है, ठीक है। इसमें इस तरह का कैलकुलेशन हो जाएगा जिसको हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। एमओएस 60%, पीवी रेशियो 40%, तो यहाँ से सेल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स निकल गया 80 लाख, ये हमें चाहिए। अगर ये नहीं निकलेगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि नेट रिटर्न क्या है। अब एक्चुअल सेल्स निकल गया तो वो लाइन बाय लाइन लिख के हम लोग निकाल लेंगे कि नेट रिटर्न क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इस तरह से। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, तो सेल्स हो गया 20 लाख, ठीक है। सेल्स हो गया 20 लाख, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो बता रखा है, लेकिन यूनिट कितना यूनिट है, इसीलिए हमें यूनिट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा देखो 16 करके है, यूनिट निकल जाएगा एट द रेट ऑफ 16, ठीक है। सेल है एट द रेट ऑफ 40, तो यूनिट कितना बन रहा है? अगर 20 लाख आया है तो यूनिट 50,000। कितना? 50,000, ठीक है, फॉर 50,000 यूनिट, ठीक है। और इसका मतलब एट द रेट ऑफ 16 इंटू कितना हो जाएगा? 50,000 यूनिट। ये इससे डिवाइड करने से 50,000 आ जाएगा ना, तो 50,000 इंटू 16, 8 लाख। माइनस करने से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 12 लाख। लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना बचा? अच्छा 4,80,000 प्रॉफिट 7,20,000 आ जाएगा। 7,20,000। अब टैक्स हटाना पड़ेगा, लेस टैक्स 40%। 4,32,000। 4,32,000 नीचे आएगा, 40% नहीं, वो 60% होगा। देखो 2,88,000 आता है 40%, यस 2,80,000। वो 60% आएगा आफ्टर टैक्स वैल्यू 4,32,000। ये हो गया नेट रिटर्न या फिर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब हम लोग रेट निकाल लेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, यानी 20 लाख इंटू 100, 21.6%। पहला क्वेश्चन का आंसर यही पूछ रहा था, ठीक है, कि रिटर्न क्या होगा। तो रिटर्न हो गया 21.6%। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई हुज सेलिंग प्राइस वुड बी 50 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट। दूसरा और एक प्रोडक्ट एडिशन हुआ है जिसका सेलिंग प्राइस 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 10 है। द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर एस्टिमेटेड 6,66,600। अच्छा, नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ गया है, जितना था अभी टोटल हुआ है इतना 6,66,600। द सेल्स मिक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वुड बी 7:3। तो सेल्स मिक्स वैल्यू मतलब प्रोडक्ट मिक्स की कितना कितना रेशियो में एक्स और वाई प्रोड्यूस होना चाहिए, तो 7:3। डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन। एमके लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, तो दो प्रोडक्ट एक साथ बनेगा तो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन आएगा, जो हम लोगों ने सीखा था कॉम्पोजिट ब्रेक इवन, ठीक है। हमें कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड क्वांटिटी। अच्छा, एक साथ भी निकालो, फिर सेपरेटली भी हमें क्या करना है, दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करके बताना है इन सेल्स इन रुपीज एंड क्वांटिटीज। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स दोनों ही कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन का मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। नॉर्मली यही होता है। अब देखते हैं कि कंबाइनली जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे होता है। देखो ये हम लोगों ने किया था, एक पहले छोटा सा क्वेश्चन किया था इसके ऊपर स्टार्टिंग में कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पे। तो एक्स वाई सेलिंग प्राइस है 50 था इसका, और इसका था 40। 40 और 16 वेरिएबल कॉस्ट 40, इसमें 10 था, 10 16 वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन 40, 14 और 40। अच्छा, अब इनका सेल्स रेशियो जो है वो कैसा है, सेल्स रेशियो मतलब प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स कुछ इस तरह से है 7:3 सेल्स मिक्स वैल्यू, सेल्स रेशियो 7 और 3।
तो कंट्रीब्यूशन इन सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो मतलब 7:3, अगर 7 यूनिट एक्स बनेगा तो 3 यूनिट वाई बनेगा, इस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना होगा 24 इंटू 7, ठीक है 24 इंटू 7 168, और यहां पर हो जाएगा 3, और ये कंट्रीब्यूशन कितना है 40, तो ये हो गया 120, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कॉम्पोजिट ब्रेक इवन निकालेंगे, तो दो तरह से निकाल सकते हैं, वेटेड कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं और एक फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वेटेड कंट्रीब्यूशन एक अलग से निकालेंगे और एक कंबाइनली निकालेंगे। देखो पहले लिखते हैं बेस्ड ऑन वेटेड कंट्रीब्यूशन। तो पहले बेस्ड ऑन वेटेड कंट्रीब्यूशन मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग ये लगाना चाहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए, तो वेटेड कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, जैसे एवरेज किया जाता है, ठीक है। देखो जैसे एवरेज किया जाता है, एवरेज कैसे करेंगे, 24 रुपीज हो रहा है, ठीक है 24 इंटू 7 जो भी हम लोगों ने किया 24 इंटू 7 ये इंडिविजुअली है एक्स का, और वाई का इंडिविजुअली है 40 इंटू 3, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग टोटल कर देते हैं, ये दोनों को टोटल कर देते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि 168 प्लस 120 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 10 कर लेते हैं, ठीक है, यानी जो इनका वेटेज है 7 और 3 7:3, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग 7/10 और 3/10 कर रहे हैं ना, जैसे 7:3 का मतलब क्या होता है 7/10 और 3/10, 10 भाग में 3 भाग y का और 10 भाग में 7 भाग हो गया है x का, ठीक है, यही तो रेशियो के हिसाब से होता है। अब इसको अगर हम लोग वेटेड करते हैं तो ऐसा हो जाएगा 24 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 3, टोटल का वेटेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये कितना हुआ था 168 120 डिवाइडेड बाय 10, 28.8। हाँ 28.8, ये एवरेज कंट्रीब्यूशन आ गया दोनों का मिला के, अलग अलग तो 24 रुपए और 40 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल का वेटेज कर दिया, सिर्फ मतलब एक्स और वाई का इंडिविजुअली नहीं किया कि 7 और 3 का कर दिया, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने कि 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पर टोटल का वेटेज किया है, ठीक है, टोटल निकाल लिया, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई, ठीक है। अब ये कितना है, ये है 7 यूनिट पे मतलब एक, इसका मतलब होता है कि एक यूनिट पे 24 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 7 यूनिट पे 168, एक यूनिट पे 40, तो 3 यूनिट पे 120, तो 10 यूनिट पे, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये टोटल 10 यूनिट का है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दिया तो एवरेज मिल गया कि एवरेज दोनों का कंट्रीब्यूशन 28.8 है। ये हो गया मैथमेटिकल कंसेप्ट। फिर से एक बार बताते हैं, एक यूनिट का 24, 7 यूनिट का 168, एक यूनिट का 40, 3 यूनिट का 120, ठीक है। तो टोटल 160 प्लस 120 फॉर 7 प्लस 3 दैट इज 10 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एवरेज निकल गया, ठीक है 28.8। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 6 लाख, ये चेंज हुआ ना 6,66,600, ये देखो ये चेंज हुआ है 6,66,600 न्यू प्रोडक्ट एडिशन के बाद, डिवाइडेड बाय 28.8 करेंगे तो यहाँ पर जितना आएगा उतना यूनिट बीपी, कॉम्पोजिट बीपी, और डी कुछ आएगा शायद क्योंकि नंबर ही ऐसा आया है 23,145.83 यूनिट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंडिविजुअली इसके हिसाब से इंडिविजुअली ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट एक्स का और वाई का, तो एक्स का कितना है 7/10, वाई का कितना है 3/10 इंटू टोटल इतने में एक्स का कितना 7/10, 23,145.83, 23,145.83, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने आगे भी किया है, शायद डिजिट अलग हो बट ऐसा ही था क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, तो 16202 यूनिट। अच्छा 69
6944 यूनिट। ये यूनिट आ गया, यूनिट में पूरा आंसर आया। अब हमें बीईएस भी निकालने बोला है, ठीक है। तो ये बीपी हो गया, बीईएस एक्स का हो जाएगा 16,202 यूनिट, ये बीपी यूनिट है। और एक एक यूनिट कितने में बेचना है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 40, इंटू 40 कर देंगे। और y का हो जाएगा, देखो कितना हो रहा है, और y का हो जाएगा 6944 इंटू 50, जितना होगा सेलिंग प्राइस 6944 इंटू 50, 3,47,200। और ये वाला 6,48,080, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोला था डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन, गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड क्वांटिटीज, दोनों ही निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों ने किस हिसाब से निकाला, वेटेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकाला। और एक तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो वो भी दिखा देते हैं। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग fixed cost in weighted contribution, weighted contribution ratio x y। अच्छा, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 6,66,600, 6,66,600। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है। पहले फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग इंडिविजुअली देख लेंगे कि एक्स पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट जा रहा है, वाई पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट जा रहा है, क्योंकि पॉइंट ही क्या लिखा है मैंने, किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे किस रेशियो में, इन वेटेड कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो वेटेड कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन रेशियो 168 और 120। वेटेज मतलब टोटल जो हम लोग निकाल रहे हैं, वेट टोटल एक यूनिट का 24, तो 7 यूनिट का कितना, 168 और 120। तो x का हो गया 168 और y का हो गया 128, डिवाइडेड बाय 168 प्लस 120, इसका रेशियो के हिसाब से ना, 168 प्लस 120, जैसे रेशियो क्या हुआ, 168:120, किस चीज का, वेटेज कंट्रीब्यूशन रेशियो। अब इस हिसाब से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 6,66,600 इंटू 168 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो रहा है, 288। मैम फर्स्ट वाला हो रहा है 3,88,850। हाँ, यही वाला होगा, ये रुपीज में आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि ये रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये आंसर डायरेक्टली रुपीज में आ रहा है। फिर 6,66,000, सेकंड वाला हो जाएगा 2,77,750। 2,77,750, ये क्या आ गया, ये रुपीज में आ गया कि एक्स का कितना फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, वाई का कितना, बट हमें तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोला है, तो ब्रेक इवन पॉइंट और बीईएस, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। तो एक्स का कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट 3,88,850, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 24, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 24 है, डिवाइड करने से यूनिट में आंसर आ जाएगा, फिर उस यूनिट को एट द रेट ऑफ 50 करेंगे तो रुपीज में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी दिखा देते हैं, इसका फिक्स्ड कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 277,750 डिवाइडेड बाय इसका था 40 कंट्रीब्यूशन, तो ये यूनिट में आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, 16202 यूनिट, 277,750 40, 6,944 यूनिट, 1,620, हाँ सेम ही आ रहा है। सेकंड वाले का अमाउंट में आंसर क्या है मैम, 462916। 462916 नहीं, इंटू इसका रुपीस कितना होगा, इंटू 50 होगा ना, 3,47,200 आएगा, देखो बीईएस
BES X और Y का दोनों में से ही सेम आंसर आएगा, किसी भी तरह से हम लोग क्यों ना करें। यहाँ पर 16202 Yes, ma'am. into 3,47,187. हाँ, दोनों प्रोसेस से ही सेम आंसर आएगा। इसका @50 था ना सेलिंग प्राइस, और X का कितना था 40। X का 40 और Y का Y का 50। 50. हाँ, तो इंटू 40 सेम आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। 3,47,200 पहले भी इतना ही आया था, 3,47,200। हाँ, और ऐसे करेंगे तो इसमें आ रहा है 6,48,000, इसमें भी सेम ही आंसर आ रहा है। वो पॉइंट के लिए थोड़ा सा इधर उधर आ रहा होगा, पहला वाला 6,48,000, पहला वाला यहाँ 6,48,000 नहीं आया होगा, 48,080 आ गया था। ठीक है, तो दो प्रोसेस देखो, दोनों प्रोसेस से सेम आंसर आएगा। ये प्रोसेस क्या था, ये प्रोसेस में हम लोगों ने पहले फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग कर दिया कि एक्स के लिए कितना, वाई के लिए कितना, फिर उस फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से हम लोगों ने बीपी और बीएस निकाल लिया। और ये वाला क्या किया, इसके पहले वाला हम लोगों ने कंबाइंडली बीपी निकाल दिया इन यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद बीईपी को डिवाइड कर दिया कि एक्स का कितना बीईपी, वाई का कितना बीईपी, फिर उसमें रेट ऑफ सेलिंग प्राइस लगा के बीईएस निकाल लिया। जबकि दोनों प्रोसेस से ही सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, चाहे कैसे भी करो, बाकी अगर क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो हमें वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 16, एक्स लिमिटेड सप्लाइज स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी। ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है वो किसी एयरक्राफ्ट कंपनी को अच्छा वाई लिमिटेड को सप्लाई करती है स्पेयर पार्ट्स। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी एक ही स्पेयर पार्ट्स बना सकती है। ठीक है, यानी एक से ज्यादा का ऑप्शन है शायद। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स। तो दो तरह का स्पेयर पार्ट्स बन सकता है, स्पेयर पार्ट्स ए बी, लेकिन एट ए टाइम में एक ही स्पेयर पार्ट्स बना सकती है एक्स लिमिटेड, जो कि वो वाई लिमिटेड को सप्लाई करती है। इनके पास एक ही स्पेयर पार्ट्स बनाने का फैसिलिटी अवेलेबल है। स्पेयर पार्ट्स पार्ट ए पार्ट बी का डिटेल्स दे रखा है पर यूनिट। एलॉय यूसेज मतलब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए जो एलॉय यूज होता है वो कितना होता है, 1.6 केजी एक यूनिट के लिए। पर यूनिट दे रखा है ना, ये सारा डिटेल्स पर यूनिट का ही होगा। 1.6 केजी 1.6 केजी दोनों के लिए एलॉय का यूसेज एक यूनिट पे बिल्कुल एक जैसा ही है। मशीन टाइम, मशीन पी और मशीन क्यू, दो मशीन से ये पार्ट ए बनेगा, दो मशीन के यूज से ही पार्ट बी बनेगा। तो पार्ट ए बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए मशीन पी में 0.6 आवर्स लगता है, मशीन क्यू में 0.5 आवर्स लगता है। वहीं पर पार्ट बी को बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 0.25 लगता है, यहाँ 0.55 लग रहा है मशीन क्यू में। टारगेट प्राइस ये 145 में बिकेगा, ये 115 में बिकेगा। टोटल आवर्स अवेलेबल, मशीन पी को 4000 घंटा ही चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मशीन क्यू को 4500 घंटा ही चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एलॉय का अवेलेबिलिटी है 13,000 किलो, और इसका जो प्राइस है वो है 12.50। मतलब ये पूरा कंबाइंड क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसे, लिमिटिंग फैक्टर से भी रिलेटेड है। तो लिमिटिंग फैक्टर ये आवर्स भी है, और यहाँ पर ये 13,000 किलो जो है ये भी बोल रखा है कि इतना ही अवेलेबल है, और प्राइस भी बता रखा है 12.5। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर, मशीन पी 80, मशीन क्यू 100। वेरिएबल ओवरहेड जो है मशीन आवर के हिसाब से एक मशीन पी में 80 रुपीज का खर्चा होता है, मशीन क्यू में 100 रुपीज। अब क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट्स विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। बोल रहा है कि कौन सा स्पेयर पार्ट्स जो है वो हमें मतलब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा ऑफर प्राइस के हिसाब से, वो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब क्या हमें एक्स नहीं, क्या पार्ट ए
कंपोनेंट बनाना चाहिए या पार्ट बी, तो जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वही हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले पॉइंट 1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 देखो कैसे कैलकुलेट, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें एक पार्ट ए चाहिए या पार्ट बी, कौन सा हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो पता होना चाहिए कि कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो पहले यूनिट निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, पार्ट ए पार्ट बी। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि मशीन पी और मशीन क्यू और एलॉय यूसेज भी दे रखा है। तो एलॉय अवेलेबल, पहले एलॉय यूसेज देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दे रखा है, मेटेरियल कितना है, मशीन का टाइम, ये सब। तो एलॉय यूसेज पहले लिखते हैं, एलॉय यूसेज। तो एलॉय अवेलेबल 13,000 किलो, ठीक है। अगर हम लोग एलॉय के अवेलेबिलिटी के ऊपर जाते हैं तो कौन सा यूनिट कितना बना सकते हैं, कौन सा स्पेयर पार्ट्स कितना बना सकते हैं। तो बताओ कि एक यूनिट ए बनाने में 1.6 किलो अगर एलॉय चाहिए तो 13,000 किलो से कितना बन जाएगा। अगर, क्योंकि हम लोग तो या तो ए बना सकते हैं या तो बी, अगर हम लोग पार्ट ए बनाएंगे तो एक यूनिट में 1.6 किलो लगता है, तो 13,000 किलो से कितना ए बना लेंगे, बोलो 13,000 किलो से कितना ए बना लेंगे। 8125 8125 डिवाइड करके मिलेगा। अगर हम लोगों के पास 13,000 किलो ए एलॉय अवेलेबल है और हम लोग एट ए टाइम कोई भी एक ही तो बना सकते हैं, हमें ये चेक करना है कौन सा ज्यादा हमें कंट्रीब्यूशन देना है। तो हम लोग देखेंगे एलॉय के हिसाब से हमारा पार्ट ए कितना बन जाएगा, 13,000 डिवाइडेड बाई 1.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8125। अच्छा ये यूनिट आ रहा है, लेकिन हाँ ये सब यूनिट में आ रहा है। तो 13,000 किलो अवेलेबल है और ये भी 1.6 है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 8125, ठीक है। एलॉय के हिसाब से दोनों ही 8125 यूनिट बन सकता है। सेकेंड, मशीन के टाइम के हिसाब से मशीन पी 4,000 घंटा जो है ये चल सकता है। देखो मशीन पी जो है 4,000 घंटा चलेगा, तो एक यूनिट ए बनाने में मशीन पी को 0.6 आवर्स लगता है, ठीक है। तो फिर 4,000 घंटा में 4,000 घंटा मशीन पी में अगर चलेगा तो कितना यूनिट बना देगा, कितना यूनिट बना देगा सोचो। 4,000 घंटा है, एक यूनिट कैसे डिवाइड करेंगे ना, टोटल 4,000 आवर्स अवेलेबल है, ठीक है। एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है मशीन पी को 0.6 आवर्स, है ना, 0.6 आवर्स एक यूनिट। तो 4,000 घंटे में कितना यूनिट बना लेंगे, 666.67 666 ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा अब मशीन क्यू 4,500 घंटा है, ठीक है। पार्ट ए बनाने के लिए अगर हम लोग मशीन क्यू को यूज करते हैं तो मशीन क्यू का टाइम लगता है 0.5 एक यूनिट बनाने में, तो 4,500 घंटे में कितना यूनिट बना लेगा, हम 0.5 है कि 0.25 नहीं 0.5 है, 25 ये वाला है, इधर वाला अच्छा बी का, मैंने इसके नीचे वाला लिखा 9,000 हो जाएगा, है ना, 9,000 यूनिट। अब ये वाला लिख लेते हैं, मशीन की पी के पास 4,000 घंटा है, ठीक है, और एक यूनिट बी बनाने में मशीन पी को कितना टाइम लगता है 0.25 और ये 0.55 है, 0.25 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये 0.55 से, तो देखो कितना हो जाएगा। मैम फर्स्ट वाला 16,000 हाँ 16,000 यूनिट 8181, दूसरा वाला 8181 आ रहा है, यस मैम 8181 8181। अच्छा तो ये अलग अलग अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने सोच लिया कि क्या होगा। अगर पार्ट ए बनाते हैं तो 8125 यूनिट बन सकता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द एलॉय। अगर हम लोग आवर्स के हिसाब से देखते हैं मशीन पी का तो 6666 यूनिट ही बना सकते हैं। अगर क्यू के आवर्स के हिसाब से देखेंगे तो 9,000 यूनिट बना सकते हैं।
तो हमें तो सारा रिसोर्सेस चाहिए, एलॉय भी चाहिए, मशीन पी भी चाहिए, मशीन क्यू भी चाहिए। तो पार्ट ए का कितना यूनिट हम लोग बना सकते हैं? क्या हम लोग 8125 यूनिट बना पाएंगे, या 666 यूनिट बना पाएंगे, या 9000? सोचो कौन सा यूनिट हम लोग बना पाएंगे। मतलब मुझे बनाने के लिए एलॉय भी चाहिए, मशीन पी भी चाहिए, मशीन क्यू भी चाहिए। तो मुझे कौन सा यूनिट बनाना चाहिए ताकि वो पूरा बन जाए, पूरा फिनिश गुड्स में बन जाए? क्या हम लोग 9000 यूनिट अगर बनाना चाहेंगे, क्या उससे हम लोगों का एलॉय अवेलेबिलिटी कम होगा कि ज्यादा होगा? सोचो, हम लोगों ने सोचा 9000 यूनिट बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या एलॉय हमारे लिए सफिशियंट होगा या नहीं होगा? एलॉय जो अवेलेबल है वो तो 8125 यूनिट ही बना सकता है, तो क्या 9000 यूनिट बन पाएगा पूरा? हम ये नो बताना चाहते हैं कि कैसे 81,000 आइडेंटिफाई। अगर हाँ, इतना कैपेसिटी तो इससे ऊपर कैसे जाएंगे मैम? नहीं जाएंगे तो फिर हमें कौन सा यूनिट चूज करना चाहिए ताकि वो फुल्ली फिनिश गुड्स बन जाए? बोलो कौन सा यूनिट चूज करना चाहिए फॉर पार्ट ए? मैम पार्ट ए मैम, हम कम आवर्स लग रहा है ना, तो हम पार्ट ए ही लेंगे ना, मतलब कम आवर्स में जल्दी जल्दी काम हो जाएगा पूरा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ऑल्टरनेटिव देखना है ना, पार्ट ए का क्या ले। मतलब ये हम लोगों ने क्या निकाला, देखो ये मतलब हम लोगों मशीन ने, ए ले बनाने के लिए कि मशीन बी ले, क्यू ले? नहीं पी क्यू दोनों मशीन ही हमें चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है। पी क्यू दोनों मशीन ही तो हमें चाहिए, मशीन पी भी चाहिए, मशीन क्यू भी चाहिए, एलॉय भी चाहिए। ये तीनों चीज हमें मिलेगा तभी जाके हमारा जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्ट है पार्ट ए तभी बन सकता है। ये तीनों चीज जब मिलेगा तब पार्ट बी बन सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट ए का एलॉय का जो अवेलेबिलिटी है उसमें पार्ट ए कितना बन सकता है, जितना एलॉय है उससे। अब ये दोनों में से कोई भी एक ही बनाएंगे, लेकिन पहले पार्ट ए में से कौन सा यूनिट लेना पड़ेगा वो तो देखें। मतलब क्या हम लोग 8125 यूनिट बनाए, या 6666 यूनिट बनाए, या 9000 यूनिट बनाए? क्योंकि ये सारा यूनिट हम लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया बेसिस पे निकाला है, मशीन आवर्स के बेसिस पे निकाला है और एलॉय अवेलेबिलिटी के हिसाब से निकाला है। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग 9000 यूनिट पार्ट ए बना ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मशीन क्यू का जो टाइम कैपेसिटी है, मशीन क्यू वाला काम इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, बट मशीन पी और एलॉय यूसेज वो तो कम पड़ जाएगा, नहीं होगा। तो हम लोग पार्ट ए का कितना यूनिट हमें चूज करना चाहिए, मतलब किस क्राइटेरिया के बेसिस से हमें पार्ट ए का यूनिट चूज करना चाहिए कि हम लोग ये तीनों में से कौन सा यूनिट बनाए? मतलब ये तीनों में से कौन सा यूनिट लेने से हमारा टोटल फिनिश गुड्स बन जाएगा मैक्सिमम? अलॉय अवेलेबल, एलॉय अवेलेबल के ऊपर लेंगे तो फिर ये मशीन पी में ये बनेगा कैसे? 8125 यूनिट अगर बनाएंगे तो मशीन पी का तो कैपेसिटी सिर्फ 6667 यूनिट के लिए, तो फिर कितना तो लेना हम बी पड़ेगा? बी ओ पी वाला लेंगे मैम, पी वाला, क्योंकि उसको पूरा बना मतलब सकते हैं। मिनिमम देखना चाहिए। ये अगर चूज करेंगे, देखो अगर हम लोग ये वाला पॉइंट चूज करते हैं तो 6666 यूनिट से हम लोग एलॉय अवेलेबिलिटी भी कंप्लीट कर लेंगे, उससे ज्यादा ही है। मशीन क्यू का काम भी हो जाएगा, मशीन पी का काम भी हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह से पार्ट बी का कौन सा यूनिट हमें चूज करना चाहिए? पार्ट बी का अगर पार्ट बी बनाएंगे तो कितना यूनिट बनाना चाहिए? 8125 अकॉर्डिंग टू एलॉय अवेलेबिलिटी, यस या मैम, 8125। 8125 यही बनाना चाहिए, है ना? ये सबसे कम है। तो 8125 अगर हम लोग चूज करेंगे तो एलॉय अवेलेबिलिटी भी काम पे लगा लेंगे, मशीन पी का भी यूज हो जाएगा, मशीन क्यू का भी यूज हम लोग फुल्ली कर सकते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम हम लोग कितना नंबर यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देखो मैक्सिमम ये नहीं दिया हुआ था ना, क्वेश्चन का यही स्पेशलिटी था कि मैक्सिमम कितना नंबर हमें प्रोड्यूस करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अगर देखोगे अभी तक हम लोगों ने जो किया, ये लास्ट का पहला वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है? मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला ऐसा क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया था लिमिटिंग फैक्टर का, वहां दिया हुआ था कि एक्स इतना यूनिट, वाई इतना यूनिट। फिर हम लोग जो हमारा कंस्ट्रेंट था उससे चेक करके हुए देख रहे थे कि कितना यूनिट हमें बनाना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हमें वो नहीं बोला है, हम लोग पहले यूनिट भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना होगा। मिनिमम ऑफ द अबव होना चाहिए हमेशा, ठीक है? मिनिमम ऑफ द अबव, तो मिनिमम ऑफ द अबव में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6666 और यहाँ पर हो जाएगा 8125। ये क्या निकाला हम फिर से बता रहे हैं, हम लोगों ने पहले ये पार्ट ए और पार्ट बी, ये टू टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट
स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है। हम लोग या तो ये बना सकते हैं या तो ये, जो हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा वही बनाएंगे, वो तो सही बात है। लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि कितना टारगेट क्या है, कि पार्ट ए बनाने से मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, पार्ट बी मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। आगे का अगर क्वेश्चन देखो, हम एक बार दिखाते हैं डिफरेंस क्या है। पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था इस तरह का कंस्ट्रेंट वाला, वहां पर ना हमें ये दिया हुआ था, देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने किया था ना, मिक्स क्या होगा, ये देखो एक्स एंड वाई इज 8000 यूनिट एंड सी एट प्रेजेंट द मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। वो तो हमें नहीं दिया हुआ है ना, मंथली डिमांड जो है क्वेश्चन में गायब है, वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है कि मंथली डिमांड या ईयरली डिमांड जैसा भी हो वही गायब है यहाँ से, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो बता दिया है, तो डिमांड हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में पार्ट ए का मंथली डिमांड या ईयरली जो भी हो, यहाँ पर तो टाइम पीरियड नहीं बोला है, इसका डिमांड है 9000 यूनिट और पार्ट बी का 8181, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सॉरी 9000 बोल रहे, 6666 और यहाँ पर 8125 हो जाएगा, मिनिमम ऑफ द अबव। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि ये बनाने पे किसका कंट्रीब्यूशन हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये बनाए या फिर ये बनाए, देखते हैं। देखो यहाँ पर मेटेरियल कितना लग रहा है, मेटेरियल का खर्चा, मेटेरियल है 12 रुपए 50 पैसा करके, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था ना एलॉय जो है वो 12.50 करके है, 12.50। एक यूनिट ए बनाने में कितना एलॉय लगता है, एक यूनिट ए बनाने में, ये देखो यहाँ पर डिवाइड किया था ना, कितना एलॉय लगता है 1.6 तो 1.6 से इंटू करो तो मेटेरियल का खर्चा निकल जाएगा। देखो कितना होता है एक यूनिट का, 20 रुपीज। देखो समझ में आया कि नहीं, हम निकाल रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके निकालना पड़ेगा ना। तो हम पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। सेल्स प्राइस तो हमें दिया हुआ है, या फिर ऊपर सेल्स लिख लो, बात एक ही है, यहाँ पर सेल्स लिख लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस क्या है, ये देखो ऑफर प्राइस दे रखा है 145,115, 145,115, ये हो गया सेल्स, ठीक है। सेल से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस कर रहे हैं, ये एक यूनिट का है तो एक यूनिट मटेरियल का कॉस्ट ही लेस करेंगे ना। एक यूनिट बनाने में एलॉय का यूसेज है, मटेरियल क्या है एलॉय, एलॉय का यूसेज है 1.6 किलो और 1 किलो एलॉय का जो प्राइस है वो है 12.50, ठीक है। तो इसीलिए इतना हो गया। मटेरियल के बाद कौन सा खर्चा आएगा, मशीन का, वेरिएबल ओवरहेड मशीन पी, ठीक है, और लेस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड मशीन क्यू। तो बताओ कितना होगा, मशीन पी का और क्यू का खर्चा कितना होगा। मशीन पी का देखो 0.6 आवर्स और यहाँ पर 0.5 और 0.25 0.55, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख के भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो 0.6, ठीक है, 0.6 इंटू कितना होगा, ये है @0.6, कितना होगा इंटू कितना करना पड़ेगा, ये देखो रुपीस दे रखा है ना, मशीन पी का वेरिएबल ओवरहेड 80 है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर, 1 घंटा मशीन चलने पे 80 रुपए लगता है, तो 0.6 आवर्स चलेगा तो कितना लगेगा, 1 घंटा चलने पे 80 रुपए, तो 0. हाँ इंटू कर दो 48, ये 48 हो गया। फिर से देखेंगे यहाँ पर सेम उसी तरह से होगा, मशीन पी का 80 इंटू यहाँ पर 0.25, इधर वाला कर लेते हैं, पी लिया है ना, तो 80 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि मशीन पी का है ₹80 करके, है ना, और मशीन क्यू का है ₹100 करके। तो देखो ₹100 के हिसाब से 100 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 और 0.55, तो 50% यानी 50 रुपीज, और 0.55 कितना हो जाएगा 55, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो, कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, 145 माइनस 20 माइनस 48 माइनस 50, 27, और यहाँ पर 115 माइनस 40 55 20, ठीक है। ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर रैंक ऐसे भी दे सकते हैं, कौन सा हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं भी निकाले तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कौन सा रैंक 1 होगा, ये वाला, और ये रैंक ए पार्ट 1, हाँ पार्ट ए जो है ये हमें प्रोड्यूस ज्यादा करना चाहिए, मतलब इसी का टारगेट हमें लेना चाहिए। तो देखो
टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या था 27 एक यूनिट का, हम लोग कितना यूनिट बनाएंगे 666 यूनिट, तो इंटू कर लो 6666 इंटू 27, ठीक है। अच्छा इसका है 20 और इसका यूनिट कितना था ये वाला 8125, तो 8125 इंटू कर लो 8125 इंटू 20, 1,62,500 और ये वाला आ जाएगा 1,79,982। 982, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इस हिसाब से भी सेम ही होगा रैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पेयर पार्ट ए विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन, मतलब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस में मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स ए में, ठीक है। अच्छा तो यही वाला हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अब देखते हैं पॉइंट बी में क्या बोल रखा था, तो आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट्स व्हिच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो पार्ट ए दे रहा है। इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर 60 पर आवर ऑफ फॉर यूटिलाइजेशन मशीन आवर, बोल रहा है कि वाई लिमिटेड अगर टारगेट प्राइस को 10% कम कर देता है, मतलब टारगेट प्राइस मतलब ये जिसमें सेल हो रहा था, तो अगर हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोग पार्ट ए बनाएंगे तो टारगेट प्राइस कम होगा, तो मतलब 145 से हम लोग बेच नहीं पाएंगे, 10% कम में बेचेंगे, ठीक है। 10% यानी 14.5 रुपीज का कम हो जाएगा सेलिंग प्राइस। वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर 60 पर आवर ऑफ यूटिलाइजेशन मशीन आवर, और इसके जगह ऑफर कर रहा है कि ₹60 पर आवर ऑफ यूटिलाइज्ड मशीन आवर, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव, तो बोल रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा वो बताने के लिए, ठीक है। तो देखो तो पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन नंबर, कितना मैन्युफैक्चर करने का हम लोगों ने सोचा, पार्ट ए जो कि है 6666, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मशीन पी का कितना टाइम यूज करना पड़ेगा, मशीन पी का कितना आवर्स यूज करना पड़ेगा, देखो मशीन पी में 0.6 आवर्स में एक यूनिट बनता है, देखो मशीन पी में 0.6 आवर्स में एक यूनिट बनता है, 0.6 आवर्स में एक यूनिट बनेगा, तो 6666 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा बताओ, एक यूनिट बनाने में 0.6 लगता है, तो 6666 बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करो 6666 इंटू 0.6 कितना होता है देखो 399.6, मतलब लगभग 4000 होता है, तो 6666 इंटू 0.6, तो 4000 आवर्स यूज होगा। तो मशीन पी का टोटल आवर्स अवेलेबल कितना था, देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, मशीन पी का टोटल आवर्स अवेलेबल कितना था 4000, 4000 फुल्ली यूटिलाइज हो गया, कुछ भी आइडल नहीं बचा। मशीन क्यू का है 4500, देखते हैं इसका क्या होगा, मशीन क्यू टू बी यूज्ड, अगर हम लोग इतना टारगेट रखते हैं तो उसमें मशीन क्यू का कितना आवर्स यूज हो जाएगा, यहाँ पर 6666 इंटू 0.6 के जगह यहाँ पर कितना होगा 0.5, तो कितना हो जाएगा 433 3 4 टाइम्स 3 हो गया। तो क्या कुछ टाइम बच जा रहा है या फिर ज्यादा लग रहा है, देखते हैं क्यू में अवेलेबिलिटी है 4500, तो कितना बच जाएगा ना, यहाँ पर हम लोग कम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1167, हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर यूटिलाइज्ड मशीन आवर फॉर क्यू का अंडर यूटिलाइज्ड हो रहा है 4500 है, 3333 यूज कर रहे हैं, तो 1167, ठीक है 1167 अंडर यूटिलाइज्ड हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर बोला है, ये देखो यहाँ पर बोला था कि
ऑफर 60 पर आवर्स ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर्स। तो बोल रहा है कि जो मशीन आवर्स यूटिलाइज नहीं होगा उसके लिए 60 रुपीज का ऑफर दिया गया है, कंपेंसेशन। ठीक है, कि मशीन आवर पूरा यूज नहीं होगा उसके लिए हम लोग 60 रुपीज करके देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कंपेंसेशन कितना मिलेगा। कंपेंसेशन फॉर अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर, ये बोला है कैलकुलेट करने के लिए ना, तभी तो हम लोग कर रहे हैं। ₹60 करके मिलेगा 1 घंटे का, तो 1167 आवर्स का कितना मिलेगा, कितना कंपेंसेशन मिलेगा। 1167 इंटू 60, 1 घंटे का 60 होगा तो इतने का ज्यादा होगा, 70,020 इतना कंपेंसेशन मिल जाएगा, रुपीज में आ गया। ठीक है, अच्छा प्राइस रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन इन प्राइस बाई 10%। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस 10% कम होगा तो क्या कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। सोचो, सेलिंग प्राइस अगर Yes, कम होगा कंट्रीब्यूशन होगा ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कम नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज है। मान लो 10 - 2 हो रहा था, अभी 8 - 2 होगा, तो 10 - 2 8 है, 8 - 2 6, तो कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन कम हो जा रहा है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन इन प्राइस बाय 10%, कंट्रीब्यूशन ऑफ 14.50 इज रिड्यूस्ड। कैसे आया 14.50, 145 रुपए करके हो रहा था, अगर 10% कम होगा तो 14 रुपए 50 पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 14.5, तो कितना यूनिट कंट्रीब्यूशन हम लोग का लॉस्ट हो रहा है, 6666 यूनिट बना रहे हैं, 14 रुपए 50 पैसा एक एक यूनिट पे हमारा लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 966 इतने का हम लोग का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन अभी कितना होगा, यही पूछा है ना, कि फिर से बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, देखो पहले हम लोग यहाँ पर एक पार्ट ए से कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे, 1,79,982, 1,79,982। ठीक है, अच्छा अगर हम लोगों का ये सेकेंड सिचुएशन हो जाता है तो उसमें हमें ये कंपेंसेशन भी मिलेगा, कितना 70,020। ठीक है, और यहाँ पर रिडक्शन हो जा रहा है 96657, मतलब ये दोनों को अगर चेक करें तो यहाँ हमारा लॉस ही हो रहा है। देखो कंपेंसेशन 60 रुपए का मिल रहा है और इस सिचुएशन में 96,657 का मतलब यहाँ पर हम लोग का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस ही हो रहा है। और पहले हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन कमाया था 1,79,982, तो टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों सिचुएशन का अगर देखें ये तो लॉस मेकिंग हो रहा है। और यहाँ पर अगर पूरा एडजस्ट करके देखें तो कितना आ रहा है, देखो 1,79,982 प्लस 7,0020 माइनस 96657, तो ये आ जाएगा 1,53,345, 1,53,345। देखो यही पूछा था, देखो क्या बोल रहा है, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर 60 पर आवर्स ऑफ यूटिलाइज्ड मशीन आवर्स, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड एबव, मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिफाई हुआ था और ये सिचुएशन दोनों मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो इस केस में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमें एक स्पेयर पार्ट्स ए ही बनाना चाहिए। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स ए बनाना चाहिए क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि टोटल कंट्रीब्यूशन ए से कितना मिल रहा है, इतना। ठीक है, ये हम लोग का रैंक 1 था, ये रैंक 2 है। अगर आइडेंटिफाइड एबव जितना है और अभी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि हमारा सेलिंग प्राइस कम कर दिया जाएगा और जो अनयूटिलाइज्ड अगर कुछ आवर्स रहेगा तो उसमें कंपेंसेशन मिल जाएगा, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, ये तो हम लोग कमा रहे हैं 1,79,982। अगर हम लोग स्पेयर पार्ट्स ए बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन रैंकिंग, ठीक है, ये लॉस हो जाएगा, ये वाला कंपेंसेशन ऐड हो जाएगा, ये जो लॉस हो रहा है 14 रुपए 50 पैसे का ये लेस हो जाएगा, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों सिचुएशन मिला के 1,53,345। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ आरजे लिमिटेड वर्क्स आउट
to 12.5% of capital employed and the relevant figures are as under। बोल रहा है कि इनका ये 12.5% प्रॉफिट कमाते कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो ये तो रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पे 12.5% लगाने से पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट कमाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज जॉइंड द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर ए प्रॉफिट ऑफ 23% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 23%, जो कि करेंटली 12.5% चल रहा है। प्रोवाइड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। सेल्स वॉल्यूम 10% बढ़ा देंगे। अब वॉल्यूम नहीं है तो इसी पे 10% लगा देंगे। और इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। सेलिंग प्राइस भी 4% बढ़ाएंगे। सेल्स वॉल्यूम एंड सेलिंग प्राइस एंड एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%। और कॉस्ट में रिडक्शन हो जाएगा 2% का। फाइंड आउट द कंप्यूटिंग in details the cost and profit for the next year, whether the proposal sales manager can be adopted। क्या जो proposal है क्या वो adopt करना चाहिए? अगर profit होगा तो adopt करेंगे, ठीक है। तो देखो particulars, existing volume, volume cost after 10% increase, estimate sales cost, प्रॉफिट एटसेट्रा। अच्छा, पहले यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। तो एग्जिस्टिंग सेल्स देख लेते हैं। देखो एग्जिस्टिंग सेल्स क्या है, 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 2,50,000, 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 40, 2,50,000, 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 40। यहां से लेस करेंगे, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखते हैं कैलकुलेट किया हुआ था क्या, नहीं किया हुआ है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 लाख, यहाँ पर कितना हो गया 2133, 3,90,000, 5 लाख माइनस 3,90,000, 1,10,000 कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखा है कि हमें प्रॉफिट पता चल जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स हमें पता है, देखो 60,000 क्या चीज, फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ 60,000। सेल्स पता है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट अभी कैलकुलेट किया था 3,90,000, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट पता है, वो रिटर्न का रेट लगा देंगे ना, प्रॉफिट पता चल जाएगा इस पे। ये 4 लाख पे 12.5%, 50,000, ठीक है। ये 50,000, हाँ तो 50,000 यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख माइनस 3,90,000, मैम 1 लाख। डायरेक्ट 50,000 प्रॉफिट के नीचे पुट कर दीजिए ना, तो आ जाएगा। अच्छा हाँ ऊपर 50,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा 60,000, फिक्स्ड कॉस्ट ये हो गया 60,000, ठीक है। अच्छा, अब फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 50, यही वाला, ऐसे भी तो यही वाला आना चाहिए था 50,000, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते थे बैलेंसिंग फिगर करके 50,000। अच्छा, अब हमें बोला है कि 10%, देखो क्या सिचुएशन बोला है, बोल रहे हैं कि 10% सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 10% और बाकी चीजों में भी इंक्रीज हो जाएगा। Simultaneously, there is an increase in selling price of 4% and overall cost reduction in all elements of cost by 2%। तो पहले बोला है सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो 5 लाख का जो सेल है उसका वॉल्यूम तो हमें नहीं पता ना, कितना यूनिट नहीं पता, तो 5 लाख का सेल अगर मान लो ये
50,000 यूनिट के लिए भी अगर है तो अगर 10% बढ़ेगा तो सेल वैल्यू भी तो उतना ही बढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 100 यूनिट अगर हम लोग बेच रहे थे 10 रुपए करके, और अगर हम लोगों का रेट 10% बढ़ जाता है तो ये 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। तो वही 100 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, जो पहले हो रहा था 1000 वही वाला हो जाएगा 1100। ठीक है, तो इसमें भी तो 10% का ही इंक्रीज दिखेगा। अगर हमारे पास यूनिट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिट नहीं है तो हम लोग टोटल सेल्स वैल्यू को भी अगर 10% बढ़ाएंगे तो वो भी हमारा सेम ही इम्पैक्ट देगा। 1000 का 10% 1 लाख, सॉरी 1100 ही होता है। तो उसी तरह से हम लोग 5 लाख का 10% बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज दिखेगा। तो जो जितना यूनिट बेच के 5 लाख मिल रहा था, अगर सेल्स वॉल्यूम 10% बढ़ेगा तो सेल का वैल्यू भी 10% बढ़ेगा। 5 लाख पे 10% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 5,50,000। हाँ, अब मेटेरियल का खर्चा भी फिर 10% बढ़ेगा। जहां हम 100 यूनिट बना रहे थे, अगर 101 यूनिट बनाएंगे सपोज, तो 1 यूनिट का भी तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, तो मेटेरियल का खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा, 1 यूनिट के लिए भी बढ़ेगा। तो यहाँ 10% बढ़ रहा है तो मेटेरियल खर्चा भी 10% बढ़ाओ, 2,50,000 का 10%, ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्वेश्चन में हमें बोले या ना बोले, देखो ये समझ में आया कि नहीं। अगर मेरा सेल्स यूनिट बढ़ रहा है तो सेल्स यूनिट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हुआ होगा, तभी ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो मेटेरियल का खर्चा भी बढ़ेगा, लेबर का भी बढ़ेगा, वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल खर्चा तो पर यूनिट वॉल्यूम चेंज पे चेंज होता है ना। तो 40,000 इंटू 10%, तो 44,000, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये 1,10,000 जो है इस पे भी 10% लगा दो, 1,21,000। फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाएगा 10%, बताओ क्या फिक्स्ड कॉस्ट भी 10 सेम नहीं, ये रहेगा। एज इट इज रहेगा। तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अगर मेरा नंबर ऑफ सेल्स यूनिट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद बोला है कि अच्छा कुछ और कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, 4% सेलिंग प्राइस बढ़ गया है और कॉस्ट रिड्यूस हो गया। सेलिंग प्राइस अगर 4% बढ़ गया तो 5,50,000 जो कमा रहे थे जितना यूनिट बेच के, अभी उससे और भी 4% ज्यादा कमाएंगे। 5,50,000 कमा रहे थे जितना भी यूनिट बेच के, ठीक है, अभी उससे 4% ज्यादा कमाएंगे। 5,50,000 इंटू 4%, तो ये कितना हो जाएगा, 5,72,000। हम लोग जो भी यूनिट बेच रहे हैं, अगर एक यूनिट बेच के ही 5,50,000 कमा रहे थे, मुझे नहीं पता कितना यूनिट है, तो एक अगर मान लो एक यूनिट बेच के ही 5,50,000 कमा रहे थे, तो अभी वही यूनिट बेच के 5,72,000 कमाएंगे, क्योंकि 100 रुपए का चीज अभी 104 में बेच रहे हैं। लेकिन बोल रहा है कि इसके साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन हुआ है। तो कॉस्ट रिडक्शन देखो कितना हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन मतलब सारा का सारा, ओवरऑल का मतलब सारा का सारा कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, ये देखो सारा का सारा कॉस्ट रिडक्शन हुआ है कितना, यहाँ पर 2%, ठीक है, तो 2% कॉस्ट रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, तो 2,75,000 का 2% रिड्यूस करो, 2,69,500, ठीक है, यहाँ पर भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। 1,10,000 का 2%, 1,07,800, 1,07,800, 43,120। 43,120। अब माइनस करके बताना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 5,72,000। इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, हाँ ये इंक्रीज है बाकी सब डिक्रीज है, तो ये करके ही देखना पड़ेगा। वन लैख 51,580। फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंज हुआ है, देखते हैं। ओवरऑल कॉस्ट बोला है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होगा, 2% चेंज करो, $58,800, 92,780, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब हमें बोला है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कंपेयर करके कि प्रोपोजल सही है कि नहीं, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 92,780, ये प्रोपोजल है ना मैनेजर का, पहले ऐसे इंक्रीज करो फिर डिक्रीज करो इस तरह से, तो 92,780 कितना सेल करके है,
5,72,000 हाँ 5,72,000 ये प्रॉफिट तो हुआ है। 16.22 16.22 आ रहा है ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालने के लिए बोला है शायद, देख लेते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। ये 12.5% तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकला हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाल लेते हैं, नहीं तो कंपेरेबल नहीं होगा। सेल्स पे तो नहीं निकला हुआ था। 23.195 हाँ 23.195 195 यानी 20 या 195% लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट क्योंकि हो रहा है 92.780 जो है 23% रिटर्न के ऊपर, ठीक है। तो प्रोपोजल हम लोग ले सकते हैं, प्रोपोजल कैन बी एडॉप्टेड, प्रोपोजल कैन बी एडॉप्टेड। तो प्रोपोजल एक्सेप्टेबल है, बेनिफिट है इसमें, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने लास्ट दिन भी बोला था, ये गलती से दोबारा आ गया, इसको हटाओ। अच्छा कुछ एमसीक्यूज है वो कर लेते हैं, बस लास्ट यही है। तो हम लोग एंड से करते हुए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10th नंबर से, द पीवी रेशियो ऑफ ए प्रोडक्ट इज 0.6 एंड प्रॉफिट इज 9,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। बिना ऑप्शन देख के ही बता दो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। पीवी रेशियो बोला है 0.6, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग बताओ कि कितना होगा आंसर। ए अच्छा देखते हैं, नहीं गलत हुआ। पीवी रेशियो हाँ बी হবে 15,000 हाँ हाँ पीवी रेशियो है 0.6, प्रॉफिट है 9,000 डिवाइडेड बाय 0.6 करने से ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा ना, 15,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा 10th के बाद यहाँ 9 देखते हैं। पीवी रेशियो 40% ऑफ सेल्स, देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60% ऑफ सेल। अगर 40% पीवी रेशियो है तो 60% जो है वो सेल का वेरिएबल क्या है, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो 9 का सी हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पर 8th नंबर, ये फिर से 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है गड़बड़ हो गया, फिर 9 आ गया देखो। अच्छा आगे है, अच्छा फैक्टर्स व्हिच कैन चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो ब्रेक इवन पॉइंट किस फैक्टर से अफेक्टेड होगा। चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन सेलिंग प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। सोचो ब्रेक सब इवन, चेंज होने से तो चेंज होगा हाँ क्योंकि कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो दोनों ही चेंज हो सकता है। हाँ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा तो ये चेंज होने से बीपी चेंज होगा क्योंकि बीपी अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ही तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो बीपी अफेक्टेड होगा। सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो भी बीपी अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। 7 अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो, द टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मींस द सेल्स प्रोसीड्स इज एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड्स, टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स होता है। हियर मीन द सेम थिंग एज इज जनरली अंडरस्टूड, बोल रहा है कि नॉर्मली जो होता है उसी का मतलब ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है। इज ए मिसोनमर, it in fact refers to contribution that is sales revenue minus variable cost। इसका मतलब होता है, इसका छोड़ो, इसका मतलब अगर नहीं भी जानोगे तो भी मान लो, it in fact refers to contribution sales revenue minus variable cost। इसका मतलब होता है कि अगर गलत ना बोले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अगर सही बोल रहे हैं तो ऐसा होता है, अगर गलत ना बोले तो वही बोल रहा है कि सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। बोलो कौन सा होगा। पहला वाला तो कभी भी पहला नहीं वाला, होगा। कैसे पहला होगा वाला नहीं होगा सेल्स। अच्छा टोटल को नहीं, उल्टा हो जाएगा मैम। हाँ ये तो बोला है टोटल कॉस्ट, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब तो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मतलब क्या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। एक भी नहीं होगा मैम। क्यों सी नहीं होगा, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो कंट्रीब्यूशन होता है। अंडर हाँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो द टर्म प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो में प्रॉफिट मतलब क्या कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन भी तो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट ही है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट,
तो वही बोल रहा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी हुआ, ऑप्शन सी। 6 नंबर बोलो। The main difference between marginal costing and absorption costing is regarding the treatment of prime cost, fixed overhead, direct material, variable. वेरिएबल Variable. मेन तो वही ना वेरिएबल तो दोनों में ही कंसीडर करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में क्या करते हैं, सॉरी वेरिएबल का तो, वेरिएबल और फिक्स्ड का क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग ट्रीट करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग नहीं ट्रीट करते इस तरह से, अलग अलग, है ना। तो मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग का हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट जो है इररिलेवेंट होता है ना, जब तक वो खुद ब खुद बढ़ रहा है कि घट रहा है नहीं बताए। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करने के लिए थोड़ी ना बोलता है। मेन तो हम लोग यही देखते हैं ना कि एक यूनिट प्रोडक्शन ज्यादा करने में हमारा वेरिएबल कॉस्ट का चेंजेस क्या हुआ, ऑल अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। तो मेन डिफरेंस किस चीज के लिए हो जाता है, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट होगा ना। द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का ट्रीटमेंट अलग होता है, तभी तो दोनों से अलग आंसर आता है, अलग प्रॉफिट आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल एक साथ दिखाते हैं एब्जॉर्प्शन में, जबकि मार्जिनल में सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब बोल रहा है कि व्हेन sales exceed production then profit under marginal costing is higher than that of absorption costing, marginal costing is lower than that of absorption costing, marginal costing is equal than that of absorption costing, none of the above। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेल एक्सीड्स प्रोडक्शन इन यूनिट, ठीक है, सेल एक्सीड्स प्रोडक्शन इन यूनिट। तो प्रोडक्शन जितना हुआ था, सेल अगर और भी ज्यादा हो रहा है, हम लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया बट मार्केट डिमांड ज्यादा है, तो कौन से मेथड से कैसा प्रॉफिट दिखेगा बताओ। हम सेल्स बढ़ेगा तो हम खर्चा भी तो बढ़ेगा ही। हाँ, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तो फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता है। तो सेल्स अगर हम लोग का बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्टेड होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो वेरिएबल, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से ही ज्यादा हमें प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। 4th नंबर देखो, व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन आर सेम देन प्रॉफिट अंडर, अगर सेल एंड प्रोडक्शन दोनों सेम हुआ है तो कौन से मेथड से प्रॉफिट हमें ज्यादा दिखेगा, दोनों में ही सेम दिखेगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इस केस में अगर ये सेम हो जाता है ना तो दोनों में ही सेम दिखेगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल एकदम स्टार्टिंग में दिखाया भी था, जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कितना आ रहा है और मार्जिनल कॉस्टिंग से कितना आ रहा है, वो एक बार चेक करके देख सकते हो, उसमें दूसरा दूसरा यूनिट लगा के देख सकते हो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोला है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है, पीरियड कॉस्ट को क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट जो है इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जो फिक्स्ड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ये बेसिक्स में हम लोगों ने एक बार किया भी था ये वाला टर्म। अच्छा, रिपोर्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय ट्रीटिंग ऑल कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट। हम लोग क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में सारे कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एलिमिनेटिंग द वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अकाउंट, क्या हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को एलिमिनेट कर देते हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लोग WIP कंसीडर नहीं करेंगे। मैचिंग वेरिएबल्स कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड ट्रीटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट। हाँ, हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पर पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करवाते हैं। मतलब कितना यूनिट सेल हुआ उसके लिए हम लोग का कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा। और ये क्या बोला था, इंक्लूडिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन इनकम स्टेटमेंट? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट को भी तो लेते हैं लेकिन उसको बाद में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर रेलिवेंट होता है तभी लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। तो ये वाला, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मैचिंग करते हैं वेरिएबल कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू और फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। अच्छा, और पॉइंट 1 बोल रहा है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड प्राइम कॉस्ट ओनली, प्राइम कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा कंसीडर किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में? सी वाला में, प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब ही तो वेरिएबल कॉस्टिंग। ये इसमें तो फिर तो कौन सा सी वाला, डी, प्राइम कॉस्ट होगा? फैक्ट्री ओवर।
देखो ये देख के ही तो समझ में आ जाएगा। और प्राइम कॉस्ट मतलब भी तो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी तो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो ये इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। इसी का मैंने डिफरेंस दिखाया था कि अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं जैसे कॉस्ट शीट में, वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल अलग नहीं करते, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल अलग। इसी वजह से प्रॉफिट जो है अलग अलग आता है। ये एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल से करवाया था, अगर कॉपी में है तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये 1 तक हो गया। अच्छा ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, कंप्लीट भी हो गया हम लोग का चैप्टर, काफी बड़ा था। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।